बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 17 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनूबी एशिया का दिफाई तवाज़ुन हमेशा के लिए नाज़रीन तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बेड़े में 5th जनरेशन के ख़तरनाक फ़ाइटर जेट शामिल होने जा रहे हैं। एक तो जनूबी एशिया में इंडिया का गुरूर पाकिस्तान ने पहले ही खाक में मिला दिया है, अब इससे मज़ीद उन पे घबराहट तारी होगी। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान ने दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है, ईरान की जंग कैसे रुकी, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो ख़वातीन पे पाबंदी है और उनका असलहा जो बार बार अमेरिका डिमांड कर रहा है $7.2 बिलियन का, उसकी वापसी और बगराम एयरबेस, क्या अमेरिका दोबारा अफ़गानिस्तान आएगा, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को दोस्त देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन जनूबी एशिया का तवाज़ुन तो बदल रहा है। एक तो मई में 2025 में पाकिस्तान ने जो जंग जीती उस पर मुख्तसर बात करूंगा। दोस्त अक्सर ज़िक्र करते हैं कि हमेशा ही आप वो बात करते हो, तो पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद बड़ी फ़तह पाकिस्तान को नसीब हुई है, तो उसका ज़िक्र थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है। 6 और 7 मई के दरमियान नाज़रीन जब इंडिया ने ख़ुद अपना वक्त चुना कि किस टाइम पे पाकिस्तान पे हमला करना है, इक्विपमेंट उन्होंने अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल किए, फ़ैसला उन्होंने ख़ुद किया और पाकिस्तान को उन्होंने सरप्राइज़ करना था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या किया। मतलब अपर हैंड इंडिया का था पाकिस्तान पे हमला करने के बाद। एक बड़ा मुल्क है, 6 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, दिफाई फ़िज़ाइया ताकत में भी पाकिस्तान से बड़ा है। दुनिया में 4थे नंबर पे उनकी फ़िज़ाइया और आर्मी आती है। पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया के 90 नंबर पे है, 9 नंबर पे, 90 मतलब 9 नंबर पे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो 4 नंबर की आर्मी और फ़िज़ाइया को 4 दिन के अंदर चित किया। उसमें नाज़रीन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, इससे इनकार नहीं है कि उसमें चाइना के सैटेलाइट की मदद शामिल थी। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप यूक्रेन को देखें कि रशिया जैसा इतना बड़ा मुल्क जो सुपर पावर रहा है किसी ज़माने में सोवियत यूनियन के टाइम पे, और उसने हमला किया अब मौजूदा पुतिन ने, और लग ऐसे रहा था कि इतना बड़ा मुल्क है, छोटे से मुल्क पे हमला किया है तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 2 महीने में, महीने में ख़त्म कर देंगे। मगर बताया अब जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन उनकी अफवाज की हलाकतें हुई हैं रूस की। 4था साल जारी है मगर वो जंग ख़त्म ना हो सकी। हालांकि अब तक यूरोप बिल्कुल खुल के साथ नहीं आया, मगर उसकी छुपके से मदद कर रहा है, और उसमें बड़ी वजह नाज़रीन ड्रोन्स का है, जदीद टेक्नोलॉजी का है। जदीद फ़ाइटर जेट, जदीद ड्रोन्स और जदीद मिज़ाइल, आजकल इसकी दुनिया है। इसमें जो आगे जाएगा वही जंग जीत जाएगा। पाकिस्तान ने नाज़रीन J-10C इस्तेमाल किए इंडिया की इस जंग में। इंडिया ने सरप्राइज़ किया, पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान, हालांकि अगर आप पेपर पे देखें, जो हकीकत हम स्टडी करते हैं, देख लेते हैं टोटल डिटेल निकाल के कि J-10C अच्छा है या राफ़ेल अच्छे हैं। राफ़ेल जो फ़ाइटर जेट हैं 4.5 जनरेशन के फ्रांस के, तो पेपर पे जब आप डिटेल देखते हैं तो राफ़ेल कहीं आगे है। मगर पाकिस्तान की तरबियत, पाकिस्तान के पायलट, उसका लोहा दुनिया मानती है, और पाकिस्तान ने इस J-10C के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और राफ़ेल की जो कमियां थी उस पर काबू पा लिया था। उसके बाद पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनकी कारकर्दगी लायक तहसीन है, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का वो पावर भी पाकिस्तान के मानी। पाकिस्तान ने 2019 से ही जब MiG-21 को, जो अभिनंदन चला रहा था फ़ाइटर जेट, उसको जब पाकिस्तान ने शूट किया था और अभिनंदन को कैप्चर किया था, गिरफ़्तार किया था, उनका वो MiG-21 तबाह हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान के वक़ार में उस टाइम पे भी इजाफा हुआ था, मगर पाकिस्तान ने उसके बाद फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर 2019 से शुरू करके 2025 तक पाकिस्तान ने खूब तरबियत हासिल कर ली थी। इंडिया अपनी बॉर्डर के अंदर फेंसिंग वगैरह लगा के उसमें छोटे मोटे ऑपरेशन और
जंगी मशक़ें करता है, मगर पाकिस्तान सालों साल उसकी आर्मी को देखे, ज़मीनी फ़ोर्स को, फ़िज़ाइया को, तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मुसलसल लड़ रही है, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रही है। ट्राइबल में आप देखें, बलूचिस्तान में आप देखें, तो पाकिस्तान की तरबियत चाइना में जो हुई J-10C के हवाले से, हालांकि J-10C पाकिस्तान ने 2.5-3 साल इस्तेमाल किया, मगर उस दौरान उनका एक भी फाइटर जेट किसी ने ख़रीदा नहीं सिवाय पाकिस्तान के, कोई भी मुल्क ऐसा था नहीं। आप मई की जंग के बाद देखें, लाइन लगी हुई है J-10C को ख़रीदने के लिए, लाइन लगी हुई है JF-17 ब्लॉक 3 की। बहरहाल पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने कमाल किया, और अगर पाकिस्तान के पास J-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट आ जाते हैं, तो दुनिया में चंद गिने चुने ममालिक के पास है। अमेरिका के पास 2 हैं, F-22 और F-35, चाइना के पास 2 हैं, F-20 और F-35, रशिया के पास 1 है, Su-57। तो ये फ़ाइटर जेट दुनिया में अब तक हैं इन ममालिक के पास, और दुनिया के F-35 फ़ाइटर जेट ज़्यादा तौर पे अमेरिका ने उसको फ़रोग़ किया। अपने करीबी नॉन नेटो इत्तेहादी जो उनके हैं उनको ज़्यादातर इज़राइल को दिया हुआ है, और बाकी ममालिक, खलीजी ममालिक से भी उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट मिलता है, थोड़ा F-20 से हल्का है, लेकिन नाज़रीन वो F-35 के हम पल्ला फ़ाइटर जेट है। अगर पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो रडार पे नज़र नहीं आएगा, और इसको फ़िज़ाई जंग का बादशाह कहा जाता है, तो रडार पे नज़र नहीं आएगा और रडार को हदफ का निशाना बना सकता है, रडार को नज़र आए बग़ैर, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। PL-15 की जगह पे PL-17 उसमें होगा, तो ये तकरीबन मार करने की सलाहियत भी 500 किलोमीटर तक होगी। पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ जंग की, जो पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल किए बियॉन्ड विजुअल रेंज के, वो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर के फासले पे दुश्मन के 7 से 8 फाइटर जेट गिराए, जिसमें राफेल शामिल थे। यहाँ पे आपके पास वो ताकत जो है वो 400 से 500 किलोमीटर तक आ जाती है, और ये फाइटर जेट J-35 5th जनरेशन का स्टिल्थ फाइटर जेट, ये एट ए टाइम 21 जो अहदाफ है उनको ट्रेस कर सकता है और 8 को निशाना बना सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, नज़र भी रडार पे नहीं आएगा और अपनी कार्रवाई जो है वो डाल देता है। तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इससे काफ़ी मजबूत हो जाती है। अब पाकिस्तान का सिर्फ डिफेंस सिस्टम अगर आप कंपेयर करें फ़िज़ाइया में, तो पाकिस्तान का अपर हैंड मई से हो गया है, मगर अगर ये J-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट आ जाता है तो पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाता है। साथ ही पाकिस्तान ने जो PFX 4.5 जनरेशन का है, जैसे 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट कहते हैं, वो पाकिस्तान चाइना से हट के पाकिस्तान ख़ुद बना रहा है। पाकिस्तान फ़ाइटर एक्सपेरिमेंटल जो है PFX वो पाकिस्तान ख़ुद कर रहा है, ताकि पाकिस्तान पे कोई भी दबाव, बैरूनी दबाव वगैरह ना हो और वो ख़ुद भी ये सलाहियत हासिल कर सके। तो पाकिस्तान ने PFX बनाने का जो फ़ैसला किया है उसकी डिटेल अभी तक मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आई, मगर वो भी 4.5 जनरेशन और साथ स्टेल्थ भी होगा, ये कमाल भी उसमें होगा। तो पाकिस्तान इस मैदान में काफ़ी आगे चला जाएगा अगर अपना जो हम कामरा में बना रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, वो साथ बन जाता है। और ये J-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट ये पाकिस्तान को जून तक 2026 तक, असल में मिलने पाकिस्तान को नवंबर दिसंबर 2025 में थे जो ख़बरें उस टाइम पे आ रही थी, मगर अब जून तक ये पाकिस्तान को 40 फ़ाइटर जेट जो है वो मिलने जा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान को मिल जाते हैं नाज़रीन, तो एक तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा इंडिया पे, और 10 से 15 साल जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया आगे होगी, तो रशिया जो है वो इस टाइम पे यूक्रेन की जंग में बिज़ी है, और इंडिया जो है वो ज़्यादातर रशिया के फ़ाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। Su-30 उसके पास हैं, MiG-29 उनके पास हैं, इससे पहले MiG-21 थे, उसको तो रिटायर्ड कर दिया है। उसकी जगह पे नाकाम तैयारे जो तेजाज़ हैं वो लेके आए हैं, जो दुबई एयर शो में गिरे हैं और 1984 से वो बना रहे हैं, और दुनिया का किसी एक मुल्क भी उसको ख़रीद नहीं सका। पाकिस्तान ने 96 से इसका आगाज़ किया है JF-17 से, और अपने बेड़े में इसको 2010 में शामिल किया। और आप देखें कि एक लाइन लगी हुई है, उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान ने उस जंग में कामयाबी, और JF-17 ने S-400 दुनिया के दूसरे बड़े दिफाई निज़ाम की बैटरीज को तबाह किया सुपरसोनिक मिसाइल से। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद
JF-17 ब्लॉक 3 को जो है वो पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान कई ममालिक को बेच चुका है और कई ममालिक जो हैं वो अब लाइन में है। इंडोनेशिया को 40 फ़रोख्त करेगा पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ $2 अरब की डील जारी है, बांग्लादेश को पाकिस्तान फ़रोख्त करने जा रहा है, अज़रबैजान पे फ़रोख्त कर दी है, मिस्र के साथ बातचीत चल रही है, सूडान के साथ बातचीत चल रही है, लीबिया के साथ मुआहिदा हो गया है $4.6 बिलियन का। तो ये पाकिस्तान की इस मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी है और दिफा पाकिस्तान ने अपना मजबूत कर रखा है। फ़िज़ाइया इस टाइम पे पाकिस्तान की काफ़ी मजबूत है, सिर्फ दिफा का थोड़ा सा इंडिया के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उनके पास दुनिया का S-400 है और अब आगे जाके S-500 लेना चाह रहे हैं। S-400 नाज़रीन जो दिफाई निज़ाम सिस्टम है रशिया का वो 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, इसलिए इसको 400 कहते हैं, 400 किलोमीटर तक जितने भी अहदाफ होते हैं उसको वो निशाना बनाता है। 80 अहदाफ को बैक वक्त ये निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के पास जो दिफाई निज़ाम है वो भी बेहतरीन है। HQ-9 सिस्टम, पाकिस्तान आगे जो है वो HQ-19 सिस्टम लेने जा रहा है जो दुनिया का पहला बड़ा थर्ड सिस्टम जो अमेरिका का है उसके बराबर होगा डिफेंस सिस्टम। तो अगर वो पाकिस्तान को मिल जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फ़िलहाल जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है HQ-9 सिस्टम, दिफाई सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है जो 250 किलोमीटर की रेंज तक 6 अहदाफ को जो है वो निशाना आसानी से बना लेता है। पाकिस्तान को दिफा में जो बर्तरी इस टाइम पे इंडिया को हासिल है, S-400 अगर कागज़ पे देखा जाए इस तरह, तो दिफा में उनको जो फाइटर जेट जो उनके थे 2400 थे, पाकिस्तान के पास 1300 हैं, फिर उनके पास राफेल थे जो बेहतरीन फाइटर जेट हैं इस टाइम पे भी। तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सबसे बेहतरीन है, मगर आप अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करोगे तो वो आजकल के दौर की जो है वो ज़रूरत होती है। HQ-19 सिस्टम जो चाइनीज़ से हम लेके जा रहे हैं तो वो S-400 से ज़्यादा ताकतवर होगा। दुनिया के सबसे जो बेहतरीन सिस्टम है दिफाई सिस्टम, डिफेंस का सिस्टम थर्ड उसके बराबर होगा। तो पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए उसकी ज़रूरत होगी। नाज़रीन ये सारी चीज़ें पैसों पे आती हैं। जब तक आपके मुल्क में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जब तक आपके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि दोस्त ममालिक चीन तो आपको दे रहा है, वो तो फाइटर जेट आपको देगा। थोड़ा सा जो खबरें आ रही है, राइटर की खबरें आ रही है कि पाकिस्तान को उसमें पाकिस्तान को पैसे भी पाकिस्तान से कम लिए जा रहे हैं जो फाइटर जेट की असल कीमत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइनीज़ की अगर दिफाई उनका शोबा किसी ने उठाया तो वो पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान 80 से 82% जो दिफाई साजो सामान है वो चीन से ले रहा है। इससे पहले पाकिस्तान यूरोप से और अमेरिका से लिया करता था, मगर पुर्ज़ों में प्रॉब्लम, पुर्ज़े ना देना, फिर पुर्ज़ों के फ़ंड रोक लेना, फिर पाबंदियाँ लगा देना, इस पे इस्तेमाल करना, इस पे नहीं इस्तेमाल करना। अब पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान का हाथ खुला है और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फ़ैसला लिया था कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान पे पाबंदी लगी F-16 पे, उनके पुर्ज़ों पे पाकिस्तान को नहीं दिए जा रहे थे, उसका फ़ंड भी मंजूर हो चुका था, उसके बावजूद नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान ने फिर पेमेंट भी कर दी थी, मगर फिर भी पाकिस्तान को वो पुर्ज़े नहीं दिए जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने मूव किया था, ये एक बेहतरीन फ़ैसला था 94 में जो पाकिस्तान ने लिया था और पाकिस्तान चाइना के साथ शराकतदारी पे JF-17 थंडर की पाकिस्तान ने बुनियाद रखी। तो ये पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली थी, इसका क्रेडिट जाता है उस टाइम की गवर्नमेंट को। साथ बात करते हैं नाज़रीन ईरान की। ईरान तो एक उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना 14 गुना तेज़ उनके पास मिसाइल्स हैं। इस वजह से ये जंग जो है ये रुकी है। मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी कि इससे पहले भी जो ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ मिसाइल वगैरह यूज़ किए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें भी काफ़ी तबाही मचाई थी। और अब जो ख़बरें सामने आ रही है कि इज़राइल ने ही अमेरिका को कायल किया है कि आप इस पे हमला ना करें, क्योंकि उनका पहला टारगेट जो था वो इज़राइल था। अगर अमेरिका हमला करता ईरान पे तो ईरान का पहला टारगेट जो है वो इज़राइल होता। उसके बाद जो अमेरिका की एयर बेसेस हैं कतर में, सऊदी अरब में, सऊदी अरब ने तो खैर पहली बार एक फ्रंट फुट पे आगे आते हुए अमेरिका को इनकार किया था और वार्न भी किया था कि आपने इन पे हमला नहीं करना और हमने अपनी एयर स्पेस भी नहीं देनी। तो कतर पे और दीगर खलीजी ममालिक जो हैं वहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं, तो इस बार उसको भी बराबर टारगेट करना था। और उनके पास खुफिया तौर पे रशिया से और चाइना से जो इमदाद मिली है, चीन और रशिया आपके साथ सामने खड़े तो नहीं हो सकते। जंग में कोई भी मुल्क आपकी मदद नहीं करेगा, जंग अपनी खुद लड़नी होती है। जीत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर साथ
ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے دوست ممالک آپ کو فراہم کرتے ہیں. تو خفیہ طور پہ جو کارگوز وغیرہ گئے تھے اس میں رشیا نے اور چین نے جو ہے وہ کافی مدد ان کی تھی. جس طرح سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو بند کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جو خبریں چل رہی تھی کہ یہ رشیا کی طرف سے ہے، وہ چین نے ہی وہ ٹیکنالوجی ایران کو دی تھی. رشیا سٹار لنک انٹرنیٹ کو سسٹم کو یوکرین میں بند نہیں کر سکا، اس نے بڑی کوشش کر لی تھی، مگر یہاں پہ چونکہ چائنا کو لگا کہ اب امریکہ نے حملہ کر دینا ہے، تو انہوں نے مکمل جو سسٹم دیا، جو جیمرز دیے، فوجی جیمرز دیے، اس سے جو ہے ایلن مسک کے جو سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا تھا وہ مکمل طور پہ جیم ہوا. تو بڑی کامیابی اس کو ملی ہے. اسی طرح کی ان کو ہائپرسونک میزائل ان کے پاس ہیں، سجیل میزائل ان کے پاس ہیں، خرم شہر میزائل ان کے پاس ہیں. بڑے فتح میزائل جو ہیں ہائپرسونک، آواز کی رفتار سے 15 گنا جو ہیں وہ تیز ہیں. 2000 کلومیٹر کے، 1500 کلومیٹر کے، 1600 کلومیٹر کے، 3000 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے. آگے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی ہزار کلومیٹر کی میزائل ان کے پاس تھے. تو بیلسٹک میزائل نے پچھلی بار بھی دنیا کو حیران کر دیا تھا. تو یہ ایک پیغام بھی تھا دنیا کو، اور امریکی صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے گلف ممالک نے کسی نے نہیں کہا، جنگ میں نے خود روکی ہے. مگر وہ نام نہیں لینا چاہتے. اسرائیل نے آگے بڑھ کے، کیونکہ وہی ٹارگٹ تھا، اور اسرائیل نے خود بھی، ناظرین جو آپ اسرائیل کو دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے، مگر پورے آسمان پہ اس نے چادر چڑھائی ہوئی ہے. ان کی جو سسٹم ہے اپنے چھوٹے سے رقبے کو بچانے کے لیے، پورا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے انہوں نے نصب کر رکھا ہے. پورا ایک نیٹ ورک ہے. آئرن ڈوم ہے، آئرو 3 ہے، اس میں آئرو سسٹم ہے، جو اس میں تھاٹ سسٹم ہے. مکمل طور پہ اس نے کور کیا ہوا ہے کہ مجھ پہ کوئی حملہ کرے تاکہ وہ ناکام ہو سکے. مگر پچھلی بار بھی یہی ساری چیزیں موجود تھے، وہی ان کا جو پورے آسمان کو کور کیا ہوا تھا. اس کے باوجود اس کی اور آئرن ڈوم کی اور آئرو 3 کو اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایران. اس بار تو انہوں نے مزید جدید میزائل، بیلسٹک میزائل وغیرہ حاصل کر لیے تھے، تو اور مشکلات آگے آنی تھی، لہذا اس جنگ کو روکنا پڑا. مگر ناظرین، ایران میں رجیم چینج کے لیے اب بھی کوشش کی جائے گی. موجودہ رجیم جو ہے یہ ان کو پسند ہے نہیں، اپنی مرضی کی حکومت وہ وہاں پہ چاہتے ہیں. اب جو ایران ہے وہ میز پہ بیٹھے گا بات چیت کے لیے، کیونکہ خفیہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور اسرائیل سے بھی رابطہ کیا ہے. ناظرین، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ترکی کی بھی ہیں، مصر کے بھی اچھے تعلقات ہیں، دیگر اسلامی ممالک میں UAE کے اچھے تعلقات ہیں. ایران اس ٹائم پہ ڈٹا ہوا ہے اور اس نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے ہوا ہے. اب اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیکہ لینے میں آگے مسائل جو ہے وہ ہمیں پیش آ رہی ہیں، تو وہ اپنے رابطے کر رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے. کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اسے جو ہے، ایک بڑی طاقت تو امریکہ ہے نا، وہ ایک سپر طاقت ہے، اللہ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. مگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں دنیا میں اس ٹائم پہ، اگر ٹیکنالوجی میں آپ دیکھا جائے تو امریکہ سے بہترین ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ کسی کے پاس نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ معاشی طور پہ ٹیک اوور کر چکا ہے امریکہ کو، مگر 10 سے 15 سال ان کو لگیں گے اپنے دفاعی صلاحیت کو امریکہ کے برابر کرنے میں، اور یہ امریکہ کو بھی اندازہ ہے. اس لیے جو چین کے دوست ہیں جہاں سے ان کو ترقی مل رہی ہے، جیسے چائنا جو ہے وہ رشیا سے تیل لے رہا ہے، وینزویلا سے لے رہا ہے اور روس سے لے رہا ہے، یہ سارے ممالک پہ انہیں پابندی لگا رکھی ہے. اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ اب ساتھ چین کا بھی ہو رہا ہے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.